तो आखिर समय आ ही गया जब मैं तुम सबको बताऊंगा कि जुजुत्सु काइसेन में जो लोग रिकार्नेट हुए हैं वो लोग कौन है और उनकी बैक स्टोरी क्या है। तो आओ यार, तुम्हारी आशाओं को कम ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मादर, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बस इस कमीने के बारे में जानते हैं। ना मैं गेटो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसकी खोपड़ी में छिपे उस किलबिले जानवर की बात कर रहा हूँ, किनजाकू की। तो किनजाकू हेन पीरियड का एक सॉर्सरर था और उसकी पहचान सुकना और मास्टर टेंगन से भी थी, या फिर है। किनजाकू का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि कमजोर कर्स एनर्जी यूजर्स और नॉन कर्स एनर्जी यूजर्स यानी कि इंसानों को मिटाकर जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड को सिर्फ ताकतवर सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट से भरना। इसके लिए उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। देखो, किनजाकू के पास एक ऐसी नेट टेक्निक या फिर मैं बोलूं माइंड ट्रांसफर की टेक्निक है जिससे वो किसी भी दूसरे आदमी के शरीर में कब्जा कर सकता है, चाहे वो आदमी जिंदा हो या फिर मरा हुआ। उसकी इस टेक्निक की खासियत है कि जब भी वो किसी दूसरे आदमी के शरीर में अपने माइंड को उसके माइंड से चेंज करता है तो वो उस आदमी की जन्म से लेकर उस वक्त तक की, मतलब किनजाकू के माइंड ट्रांसफर करने वाले दिन तक की सारी यादें अचीव कर लेता है। और इसी के साथ वो आदमी जिसके साथ किनजाकू ने माइंड ट्रांसफर किया है, अगर वो कोई कर्स्ड यूजर हो तो किनजाकू उसकी कर्स्ड टेक्निक भी सीख लेता है, यहाँ तक कि जन्मजात टेक्निक भी। जन्मजात टेक्निक से मेरा मतलब जैसे गोजो को उसकी लिमिटलेस टेक्निक उसके पैदा होने से ही मिली है, जो गोजो क्लैन में सिर्फ कुछ लोगों को ही मिली थी, उसी को जन्मजात टेक्निक बोलता हूँ मैं। पर ये सब छोड़ो, किनजाकू ने सबसे पहले अपनी इस टेक्निक का यूज 400 साल पहले एक अजनबी आदमी पर किया था और उसकी बॉडी को अपना बना लिया था। फिर उसने मेजी पीरियड में दूसरी बार अपनी इस टेक्निक का यूज करके कामो क्लैन के एक सॉर्सरर नोरितोशी कामो के शरीर पर कब्जा किया। पर इस बार उसने नोरितोशी कामो के शरीर से कुछ ऐसा काम किया कि कामो क्लैन कुछ सालों तक किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाया। इसके पीछे एक स्टोरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। जब मेजी पीरियड था तब एक औरत थी जो ह्यूमन स्पिरिट हाइब्रिड बच्चों को जन्म देती थी। ह्यूमन स्पिरिट से मतलब आधे इंसान और आधे कर्स स्पिरिट वाले हाइब्रिड बच्चे। और ऐसे हाइब्रिड बच्चों को जन्म देने के कारण सोसाइटी ने उसे नहीं अपनाया, जिसके चलते उसे उसके घर से भी भगा दिया गया। घर से निकाले जाने के बाद वो औरत चलते चलते एक सॉर्सरर्स के मंदिर में पहुंच गई जिसे नोरितोशी कामो चलाता था। वहाँ उसकी मुलाकात नोरितोशी कामो से हुई। असल में उस समय नोरितोशी कामो के शरीर में किनजाकू था। उस औरत ने उसे सारी बात बताई कि उसे घर से क्यों निकाल दिया गया, और ये बात सुनकर किनजाकू को एक परफेक्ट हाइब्रिड बनाने की सूझी। इसलिए उसने उस औरत को अपने मंदिर में रहने की इजाजत दे दी और इसके बदले किनजाकू ने उस औरत के ऊपर बहुत से दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके चलते उस औरत ने 9 डेथ वॉर्म्स को जन्म दिया। रिसर्च करने से मुझे पता चला कि किनजाकू ने इन डेथ वॉर्म्स को बनाने के लिए अपने ब्लड का भी यूज किया था। इसका मतलब ये डेथ वॉर्म्स में 3 लोगों का खून दौड़ रहा है। उस औरत और कर्स स्पिरिट का तो है ही, पर इसके साथ नोरितोशी कामो का भी है। पर इन डेथ वॉर्म्स के पास अपनी माँ की यादें नहीं है, सिर्फ बाप की यादें, यानी कि नोरितोशी कामो उर्फ किनजाकू की। तुमने जुजुत्सु काइसेन के डेथ पेंटिंग आर्क में 3 डेथ वॉर्म्स को तो देखा ही होगा। अरे वही कर्स स्पिरिट जिनसे यूजी और नोबारा फर्स्ट सीजन के लास्ट में लड़े थे। लेकिन ये सब छोड़ो, पर अब तुम्हारे मन में डाउट होगा कि डेथ वॉर्म्स तो 9 थे, लेकिन हमने सिर्फ 3 को देखा है, तो बाकी के 6 कहाँ गए। लेकिन चिंता मत करो, हालांकि मुझे भी इस बात के पूरा होने की गारंटी नहीं है, इसलिए जो मैं बात तुम्हें बताने वाला हूँ इसे मेरी तरफ से एक प्रिडिक्शन समझो। तो बाकी के 6 डेथ वॉर्म्स मास्टर टेंगन के पास है, क्योंकि ये 3 डेथ वॉर्म्स को भी मास्टर टेंगन के पास से माहितो ने ही चुराया था। तुमने फर्स्ट सीजन में देखा ही होगा, तो मुझे लगता है वो बाकी के डेथ वॉर्म्स भी टेंगन के पास ही होंगे। पर अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो इस घटना के कारण कामो क्लैन की बहुत बेइज्जती हुई और नोरितोशी कामो को कामो क्लैन का एक दाग माना जाने लगा। लेकिन किनजाकू को इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो कई सालों तक नोरितोशी कामो के शरीर में रहा, फिर उसने उसकी बॉडी छोड़ दी, लेकिन इन सब से उसका मन नहीं भरा, इसलिए उसने तीसरी बार अपनी टेक्निक का यूज किया और इस बार एक औरत के साथ अपना माइंड ट्रांसफर किया।
पर वो औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि इतादोरी यूजी की मॉम निकलती है। पर इसका एक कारण है कि किंजाकू ने काओरी इतादोरी के शरीर पर ही कब्जा क्यों किया। देखो, किंजाकू, मास्टर टेंगिन और सुकना 1000 सालों से जिंदा है। चलो, किंजाकू माइंड ट्रांसफर कर करके इतने सालों तक जिंदा है और मास्टर टेंगिन के पास तो इमॉर्टलिटी की ही कर्स टेक्निक है। पर इस टेक्निक से वो हमेशा जवान नहीं रह सकते, इसलिए उनको भी हर 500 सालों में अपनी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में डालनी पड़ती है, जिसे हम स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। पर वो किसी भी इंसान में अपनी आत्मा नहीं डाल सकते। स्टार प्लाज्मा वेसल वो चुने हुए लोग होते हैं जिनका जन्म ही मास्टर टेंगिन को अपना शरीर देने के लिए होता है। सीजन 2 में देखा ही होगा रिको अमानाई को। पर तुमको एक शॉकिंग बात बताऊं, मास्टर टेंगिन एक लड़की है, या फिर हुआ करते थे। पर अब देखो, एक भैरंड पौधे से ज्यादा और कुछ नहीं दिखते। पर इस अजीब पौधे को कम मत समझो, ये बहुत ही ताकतवर है, यहाँ तक कि किंजाकू की भी गांड फटती है इससे। इसके अलावा अगर मास्टर टेंगिन अपना शरीर दूसरे स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ना बदल पाए, यानी अपनी इमॉर्टलिटी कर्स टेक्निक को वापस रिसेट नहीं कर पाए, तो वो अपने इंसानी शरीर को खोकर एक कर्स स्पिरिट में बदलना चालू हो जाएंगे और पूरी तरह से बदलने के बाद वो इंसानों के ही दुश्मन बनकर ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देंगे। इसलिए तो ये अजीब पौधे के पीछे हमेशा 2-3 आदमी खड़े रहते हैं। चलो हम वापस टॉपिक पर आते हैं, कहाँ इस टेंगिन के पीछे पड़ गए। तो मैं बोल रहा था, टेंगिन और किंजाकू का तो ठीक है, लेकिन सुकना इतने सालों से कैसे जिंदा है। हाँ, इस बात के लिए तुम अपने मन में बोल रहे होगी कि क्या बंदा है, इतना भी नहीं पता। पर थोड़ा सब्र करो, तुम्हें कुछ मजेदार जानने को मिलेगा। तो जब हेन पीरियड चल रहा था तो सुकना ने किंजाकू से कहा था, जब वो इंसान था, कि वो उसकी आत्मा को कर्स स्पिरिट बनाकर उसे अलग अलग चीजों में डाल दे, क्योंकि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में सिर्फ किंजाकू को ही पता है कि एक इंसान को कर्स स्पिरिट कैसे बनाया जाए। इसलिए किंजाकू ने सुकना को कर्स स्पिरिट बनाकर उसे उसी की 20 उंगलियों में भर दिया। और इसी के साथ सुकना ने किंजाकू से एक और समझौता किया था कि किंजाकू उसके लिए एक वेसल भी तैयार करेगा, तभी सुकना उसे मारेगा नहीं। मतलब सुकना ने किंजाकू को धमकी दी थी कि अगर वो सुकना की बात नहीं मानेगा तो सुकना उसकी गांड मार देगा। और इसलिए किंजाकू इतादोरी की मॉम के शरीर में आया ताकि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सके जो सुकना का वेसल बनने के काबिल हो। और टूटी हुई किस्मत से काओरी इतादोरी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए किंजाकू ने उसके शरीर पर कब्जा किया और इतिहास का पहला ऐसा आदमी बना जिसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिजिकली तौर पर नहीं, पर अपनी आत्मा को एक औरत के शरीर में डालकर, क्योंकि किंजाकू औरत और आदमी की कुदरती खासियत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने काओरी के शरीर की मदद ली वेसल बनाने के लिए। लेकिन यूजी के दादा को काओरी पर शक था, इसलिए वो यूजी के डैड यानी जिन इतादोरी को उसकी पत्नी से दूर रहने के लिए बोलते थे। पर यहाँ तो सारा कांड पहले से ही हो गया था, डोकरा चेतावनी देने में लेट हो गया। तो अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि यूजी की मॉम कौन है और उसे किसने और क्यों जन्म दिया। जरा रुको, मैं तुम्हें सुकना की एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि सब ये बात मान रहे हैं कि सुकना की लास्ट फिंगर गोजो ने ही अपने पास रखी है, और ये बात सुकना भी मानता है, जिससे कि सुकना अपने 100% पावर में नहीं आ पाएगा। पर ये मानना गलत है, क्योंकि सुकना ने अपने इंसानी शरीर में कर्स बनने से पहले कुछ पावर्स छोड़ दी थी या सील कर दी थी। तो अब वो अपने उस शरीर को खाकर अपनी एक फिंगर जितनी ताकत वापस पा चुका है, और ये दिखाया भी गया है मांगा में। तो यहीं पर सुकना की बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कर्म कांड करने के बाद किंजाकू ने एक और बार, मैं इसे लास्ट बार नहीं कहूँगा क्योंकि क्या पता किंजाकू फिर से किसी के शरीर में कब्जा कर ले, तो इस बार किंजाकू सुगुरु गेटो यानी गोजो के बेस्ट फ्रेंड के शरीर पर कब्जा करता है जब वो मर गया था। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, गेटो जुजुत्सु काइसेन के 0 मूवी में ही मर गया था जब यूता चंपा ने उसकी एल लगा दी थी और गोजो उसके पास आया था। तो उस वक्त गोजो ने अपने बेस्ट फ्रेंड गेटो को खत्म कर दिया था। फिर उसके मरने के बाद किंजाकू ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। देखो, किंजाकू किसी भी ऐरे गहरे के शरीर में कब्जा नहीं करता, और जब वो किसी के शरीर में कब्जा करता है तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद होता है, जिसका मैं पर्दाफाश करते आ रहा हूँ। तो इस बार वो गेटो के शरीर में है और तुम देख ही सकते हो उसने क्या क्या कर दिया।
मैं शिबुया इंसिडेंट और कलिंग गेम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा किंजाकू का क्या मकसद है वो किसी को नहीं पता। हाँ, जो मकसद मैंने बताया वो तो है ही, पर इसके अलावा भी उसका कोई दूसरा मकसद हो सकता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिवाय जुजुत्सु काइसन के ऑथर को छोड़ के। तो चलो अब मैं तुम्हें किंजाकू की कुछ खासियत बताता हूँ। जैसे कि किंजाकू मास्टर टेंगेन के बाद दूसरा ऐसा बंदा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैरियर बना सकता है। और शिबुया आर्क के दौरान जब यूजी ने माहितो को गांड फटते तक मार दिया था और फिर माहितो यूजी से डरकर भाग रहा था, तो किंजाकू ने गेटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके माहितो को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे वो माहितो की आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का यूज मास्टर टेंगन के बैरियर में कर सके, जिससे वो कलिंग गेम को किक स्टार्ट दे सके। इसी के साथ किंजाकू हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है। जब वो कासुमी मीवा से लड़ रहा था तो उसने मीवा की तलवार को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था और वो चोजो के अटैक से भी इजीली बच गया था। अगर तुम्हें चोजो के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, चोजो असल में वो 9 डेथ फॉर्म्स में से एक है, मतलब वो यूजी का सौतेला भाई हुआ। अब तुम्हें डाउट होगा कि यूजी और चोजो भाई कैसे हैं, तो अब सुनो। चोजो का बाप था नोरितोशी उर्फ किंजाकू, इसलिए चोजो के पास नोरितोशी की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक भी है, क्योंकि माहितो ने टेंगन के पास से सिर्फ 3 डेथ वर्म्स को चुराया था और उसी ने उन तीनों को इंसानों की बॉडी में डाला था। तो वो तीनों एक दूसरे को सगे भाई समझते थे और तीनों के पास सेम ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक भी थी। पर अब क्योंकि यूजी और नोबारा ने ईसो और केचिजो को मार दिया, तो उनका भाई चोजो यूजी और नोबारा को मारने के लिए खुन्नस में आ गया और उसने शिबुया में यूजी को लगभग मार ही दिया था। तभी उसे एक एहसास हुआ जिसमें उसने यूजी को उसके दोनों भाई के साथ देखा और तभी से वो यूजी को उसका भाई मानने लगा। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि चोजो और यूजी है तो आखिर किंजाकू के ही बच्चे ना, तो सौतेले भाई तो होंगे ही। पर दोनों में 150 साल का फर्क है, क्योंकि चोजो और उसके दोनों भाई 150 साल से सील थे। बेचारों ने बहुत दर्द सहा है। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया कि किंजाकू की ओरिजिनल बॉडी हमें अभी तक दिखाई नहीं गई है। इसके अलावा तुम किंजाकू को सिर्फ एक ही चीज से पहचान सकते हो और वो है माथे में लगे टाके के निशान से। मतलब जब भी किंजाकू किसी भी इंसान पे अपनी माइंड ट्रांसफर की टेक्निक का यूज करता है तो उस इंसान के फॉरहेड पर टाके के निशान बन जाते हैं और सिर्फ यही एक रास्ता है किंजाकू को पहचानने का। इसके अलावा कोई आदमी गोजो की 6 आइज का भी यूज क्यों ना कर ले, तब भी नहीं पहचान पाएगा। शिबुया इंसिडेंट में गोजो खुद नहीं पहचान पाता कि वो गेटो है कि किंजाकू। पर एक और बात है कि किंजाकू चाह कर भी अपने माथे के इस निशान को मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसे ये निशान बाइंडिंग वॉ के थ्रू मिले हैं। लेकिन इन सब बातों को साइड में रखते हुए मुझे मास्टर टेंगेन के पास्ट से एक और बात पता चली कि किंजाकू ने बहुत पहले गोजो क्लैन के 2 अलग अलग सॉर्सरर से लड़ाई की थी जिनके पास 6 आइज थी और दोनों बार उसकी हार हुई थी। पर अपनी दूसरी हार से उसने रिस्क नहीं लिया और एक और 6 आइज वाले बच्चे को उसके जन्म के 1 महीने बाद ही मार डाला। और मुझे ये बात बाद में पता चली कि वो 6 आइज वाला बच्चा टेंगेन का स्टार प्लाज्मा वेसल था, पर इससे कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि उस बच्चे के मरने के बाद उसी दिन एक और 6 आइज वाले स्टार प्लाज्मा वेसल का जन्म हुआ। ये सब देखकर तो किंजाकू की भी गांड जल गई होगी, पर मुझे पता नहीं चला कि किंजाकू आखिर गोजो क्लैन से लड़ा क्यों। मुझे लगता है कि किंजाकू गोजो क्लैन के किसी आदमी के शरीर पर कब्जा पाना चाहता था ताकि वो जानकारी इकट्ठा कर सके, या फिर इसके पीछे उसका कोई और बड़ा मकसद रहा होगा। चलो ये सब बात तो ठीक है, पर हमें पता है किंजाकू का मास्टरमाइंड प्लान हमेशा सक्सेसफुल होता है। शिबुया इंसिडेंट ही ले लो, आखिर किंजाकू गोजो को सील करने में कामयाब रहा और क्योंकि प्रिज्म रेल से गोजो को सिर्फ एक ही शख्स बाहर निकाल सकता है और वो है एंजल, या फिर मैं कहूँ हाना कुरुसु, क्योंकि एंजल के बारे में जानने के लिए हमें पहले हाना की स्टोरी देखनी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एंजल हाना की वेसल है, तो जल्दी से हाना पर नजर घुमाते हैं। देखो बचपन में हुआ कुछ ऐसा होता है कि जब हाना छोटी थी तो उसे और बहुत से और अनाथ बच्चों को एक कर्स स्पिरिट ने बंदी बना रखा था।
पर एक दिन इत्तेफाक से मेगुमी का डीमन डॉग वहां आ गया जब वो कर्स स्पिरिट वहां नहीं था। तब डीमन डॉग को देखकर हाना उसके पीछे जाने लगी। अब तुम लोग समझते ही होगे बच्चे कैसे होते हैं, अले अले कुत्ता है करके उसके पीछे जाने लगी। और डीमन डॉग तो है ही शातिर, उसने हाना की बॉडी से स्ट्रेस महसूस किया और उसे एक सुरक्षित जगह ले गया जहां एक आदमी ने हाना को देखकर पुलिस को बुलाया क्योंकि हाना की हालत बहुत ही खराब थी। इस साइड जब हाना पुलिस का इंतजार कर रही थी तो मेगुमी अपने डीमन डॉग को लेने आ गया और उसे लेकर चला गया, लेकिन उसने हाना को नहीं देखा पर हाना ने उसे देख लिया। तभी से हाना ने ये ठान लिया कि वो दूसरों की मदद करती रहेगी जब तक कि वो मेगुमी से फिर से नहीं मिल लेती। फिर उसके कुछ समय बाद जब हाना बड़ी हो गई तो एंजल ने उसके बॉडी को अपना वेसल बना लिया। देखो एंजल हेन पीरियड की ही एक सॉर्सरर है जिसका मकसद है सुकुना को मारना, इसलिए हाना कुरुसु उर्फ एंजल को हमें कलिंग गेम में दिखाया गया है क्योंकि हमें ये बात मास्टर बुड्ढे ने बताई है कि गोजो को सिर्फ एंजल ही सील से मुक्त कर सकती है क्योंकि उसकी इनेट टेक्निक किसी भी बैरियर या सील को तोड़ सकती है। पर एंजल का मकसद तो सिर्फ सुकुना को मारना है, पर वो अकेले ये नहीं कर सकती, इसलिए उसने जुजुत्सु हाई वालों से सौदा किया है कि अगर वो सुकुना को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे तो वो गोजो को सील से बाहर निकालेगी। लेकिन एंजल के भी अलग नखरे हैं, उसको हाना की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा करना है। ये भी सेम यूजी और सुकुना वाला केस है, पर क्योंकि एंजल सुकुना को मारना चाहती है तो इसका भी एक रीजन है क्योंकि एंजल रेनकार्नेशन को रोकना चाहती है और वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। देखो सुकुना एक फॉलन एंजल है यानी कि प्योर ईवल है, तो मेरा मानना है कि जितने भी लोग रीकार्नेट हो रहे हैं वो अपने वेसल की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं और यही बात एंजल को पसंद नहीं है एज अ भगवान की दूत, तो इसलिए वो सभी को ना मारकर सुकुना को मारना चाहती है क्योंकि सुकुना करेंट में सबसे ताकतवर कर्स स्पिरिट है। तो उसके मर जाने से बाकी सभी कर्स स्पिरिट इंसानों के शरीर पर कब्जा करना छोड़ देंगे, इसलिए वो शायद सुकुना से लड़ना चाहती है और आखिरकार उसकी ये इच्छा पूरी जरूर हुई। इस बैटल में एंजल ने सुकुना के ऊपर अपने जेकब्स लैडर टेक्निक से हमला किया था जिससे उसने गोजो को सील से बाहर निकाला था, पर सुकुना ने इस फाइट में एंजल को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन इन सबसे अलग मुझे लगता है एंजल एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक की एक और खासियत है जिसके चलते वो ये दावा करते हैं कि जिन इंसानों का शरीर कर्स ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ गया है यानी कि जो लोग वैसल बन गए हैं वो उन्हें अपनी इनेट टेक्निक से वापस पहले जैसा कर सकती है। पर हालांकि ये वैसल की मौत की कीमत पर ही होगा, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एंजल भी पुराने जमाने की सॉर्सरर है, तो वो कुछ तो तिकड़म लगा के मेगुमी की बॉडी से सुकुना को बाहर निकाल लेगी। लेकिन इस बात पर इतना ध्यान मत दो क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक प्रिडिक्शन है, पर क्योंकि हाना मेगुमी को पसंद करती है तो वो एंजल से रिक्वेस्ट तो जरूर करेगी मेगुमी को बचाने के लिए। इसके अलावा हमें कुछ बातें अभी तक बताई नहीं गई है जैसे कि एंजल आखिर कौन है और वो हाना से कैसे जुड़ी। इसलिए मैं इस कैरेक्टर पर टाइम खोटी ना करते हुए हाजिमे कासिमो के ऊपर जाना चाहूँगा। हाजिमे कासिमो 400 साल पहले का एक जुजुत्सु सॉर्सरर था जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सुकुना को मारना। क्योंकि 400 साल पहले जब किंजाकू किसी अजनबी आदमी के शरीर में था तो वो कासिमो से मिला और उसका सामना किया, लेकिन किंजाकू ने उसे सुकुना से कमजोर माना जिसके कारण कासिमो कलिंग गेम में आने के लिए तैयार हो गया, जिसके चलते वो सुकुना को हरा पाएगा। इसलिए उसने किंजाकू की बात मानकर अपने बूढ़े शरीर को कर्स स्पिरिट में बदलने दिया और कई सालों तक किंजाकू के शरीर में रहने के बाद वो कलिंग गेम में किसी जवान लड़की की बॉडी पर कब्जा करके कलिंग गेम में भाग ले पाया। देखो कासिमो अपने टाइम का सबसे ताकतवर सॉर्सरर रहा है और उसने कई सारे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मारा है और उसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर लोगों को हरा सके। इसलिए वो सुकुना को हराना चाहता है, लेकिन इस बुड्ढे को कम मत समझो। इसने सिर्फ 12 दिनों के अंदर कलिंग गेम में पार्टिसिपेट 40 से ज़्यादा सॉर्सरर्स को मार डाला और पहला ऐसा आदमी बना जिसने कलिंग गेम में खुद का अपना एक नियम बनाया। क्योंकि कलिंग गेम का ये रूल है कि वही आदमी अपना नियम बना सकता है जिसके पास 100 पॉइंट्स होंगे, लेकिन इन बुढ़ाऊ साहब ने तो कई सारे सॉर्सरर्स को मार मार कर 200 पॉइंट्स कर लिए थे। और इसी के साथ इसने पांडा और हकारी से भी लड़ाई की थी जिसमें पांडा को तो इसने चीर फाड़ दिया था,
लेकिन हकारी से ये हार गया। पर कासिमो ने हकारी से कहा कि वो उसकी टीम में शामिल हो जाएगा। लेकिन उसके शामिल होने के बाद उसे पता चला कि हकारी तो सुकुना का सेनपाई है, तो वो बहुत ही गुस्सा और कंफ्यूज हो गया, जैसे कि तुम लोग अभी हो रहे होगी कि सुकुना का कोई सेनपाई भी है। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पर रोक दिया। पर इसके अलावा अगर तुम्हें यूता चंपा की फाइट देखनी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।